हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी डेली एनसीईआरटी की क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम अपनी जो 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है इसको कवर कर रहे हैं और पार्ट 1 देख रहे हैं, यानी कि प्राचीन काल के भारत को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने मानव की आरंभिक अवस्था से लेकर बड़े-बड़े जो महाजनपद आपके 16 थे, इनकी स्थापना हुई थी, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर मगध एक इतनी बड़ी सत्ता के तौर पर उभर के आएगा, जो अपने आप में इन सभी लगभग सभी, ठीक है, सभी मतलब लगभग सभी जनपदों को अपने अंदर समाहित कर लेगा और एक बड़ा साम्राज्य बन के उभरेगा। इतनी चीजें तो हमने देख ली थी। जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुई तो हमने ये भी देखा था, यहाँ पर 3 शासक हमें देखने को मिलते हैं। पहले थे बिंबिसार, फिर थे अजातशत्रु और फिर थे उदयन, यानी कि इसी क्रम में उत्तराधिकारी हुए हैं। बिंबिसार के पुत्र होंगे अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके शासक बनेंगे। अजातशत्रु के पुत्र होंगे उदयन, यानी कि जो अपने पिता की हत्या करके बनेंगे। उदयन अजातशत्रु की हत्या करेंगे, अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करेंगे, तब इन्हें सल्तनत प्राप्त होगी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम पर भी जाना जाता है, यानी पिता की हत्या करके शासक बने ऐसे लोगों को भी हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब देखो मगध की बात की, हर्यक वंश की बात की, इसके बाद कुछ छोटे मोटे शासक आएंगे, उनकी हमें बात नहीं करनी। फिर यहाँ पर आएंगे नंद वंश और नंद वंश की स्थापना करेंगे महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक होंगे धनानंद। धनानंद वही व्यक्ति जिसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम से कौन आएगा, यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण होगा। सिकंदर वही व्यक्ति जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा, मकदुनिया से शासन करते हुए भारत की तरफ आया। और भारत की तरफ आने के 2 उद्देश्य थे। एक तो जो इसने भारत की संपत्ति के बारे में सुन के रखा था वह है, और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो आप मानिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसका जो विश्व विजेता बनने का सपना था, इन दोनों के कारण वह भारत की तरफ अग्रसर हुआ। अब देखो, भारत हमेशा से संपन्न रहा है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो विश्व व्यापार में इसका लगभग 25% का योगदान होता था। औरंगजेब के समय तक भी आपको इसी के लगभग आपकी स्थिति देखने को मिलेगी, 25% के आसपास। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने पैसे वाला साम्राज्य, कहा जाता है जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो अपने साथ में जो संपत्ति लेकर गया, कुल संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कितनी थी? 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, इतना लूट के गया था, जो वर्तमान में इसकी इतनी वैल्यू होती। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की, तो ब्रिटिश एम्पायर ने भारत को कितना लूटा, कहा जाता है 80,000 करोड़ अरब रुपए। समझ सकते हो कितना होगा, फिगर लगाना मुश्किल है, इतना लूटा गया भारत को। ये तो हमने 2 आक्रांताओं की बात की, इसके बाद समय समय पर कई सारे आक्रांता और आते थे। ठीक है, तो मगध के अंतिम शासक थे धनानंद। इन्हीं के समय सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर ने आगे बढ़ने से क्यों मना कर दिया, इस बात को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के पास अलग अलग मत हैं। कहा जाता है उसे पता था कि यहाँ पर एक मगध डायनेस्टी है जिसकी सेना बहुत विशाल है। हो सकता है यह तथ्य सही हो और हो सकता है तथ्य गलत हो, क्योंकि जो व्यक्ति मकदुनिया से चला हुआ आ रहा है और लगभग कई सल्तनतों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन थे, जिसमें यहाँ पर आपको ईरान के महान शासक, तुर्की के महान शासक देखने को मिलेंगे। ईरान का शासन तो इतना बड़ा था कि आपका यहाँ पर पंजाब वाला क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में था, 20वां प्रांत था उनका। उन सबको उसने हराया और फिर यहाँ पर आगे बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। तो क्या जो भी कारण रहे हो, कुल मिला के इतना है कि सिकंदर बिना युद्ध किए वापस चला गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं धनानंद की। तो धनानंद ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत बड़ी ही गलत नीतियों के कारण लोगों के ऊपर अत्याचार करके, जुल्म करके और कई प्रकार के अमानवीय टैक्स लगाकर, कर लगाकर धन को संचय किया था। काफी धन संपत्ति इसने एकत्रित कर ली थी। अब धनानंद का अंतिम समय लगभग पास ही था। तो इन सब चीजों को देखते हुए धनानंद ने क्या किया, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, कि पूरी उम्र पैसा पैसा लगे रहते हैं और फिर बाद में क्या है, जब अंतिम अवस्था आती है तो माला लेकर राम 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 जपने लगते हैं कि कब यमराज सामने साक्षात दर्शन देने के लिए आ जाए।
तो यही डर कहीं ना कहीं धनानंद को धनानंद को था। तो धनानंद ने अपने जीवन में कुछ पुण्य के कार्य करने के लिए जो अथाह संपत्ति अर्जित करके रखी थी गलत कामों के द्वारा, उसने क्या सोचा, उसने सोचा चलो कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं। तो इसने अपने साम्राज्य की जनता की भलाई के लिए, वो लोग भूखे ना रहें, उनकी शिक्षा अच्छी हो, जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए एक राहत कोष या फिर एक कोष की स्थापना की। और इस कोष के लिए चाहिए था एक ऐसा विद्वान व्यक्ति जो क्या कर सके, जो उस कोष का अच्छे से सदुपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है, उस व्यक्ति की जेबों में, ऐसा नहीं, खर्चा भी किया जाना चाहिए लोगों के ऊपर। तो यहां पर आप देखेंगे धनानंद एक अपने अधिकारियों को आदेश देगा कि ऐसे विद्वान को लेके आओ जो इस कोष का कुशलतम प्रयोग कर सके। तो इसी कुशलतम प्रयोग की जब खोज चालू हुई तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन होगा। यहां पर आप पाएंगे आप चंद्रगुप्त को बाद में आएंगे चाणक्य। कौन? यहां पर चाणक्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चाणक्य को भी पता चला कि ऐसी कोई वैकेंसी निकली है। क्या है? ऐसी कोई वैकेंसी निकली है। चाणक्य अभी नालंदा में थे। चाणक्य आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब राजा के सामने नहीं, उनके जो एजेंट थे उनके सामने। ठीक है, तो यहां पर चाणक्य क्या करेंगे, चाणक्य इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम इस पद के लिए बिल्कुल सहमत है, और चाणक्य की योग्यता को देखते हुए इन्हें यह पद दे भी दिया जाएगा। अगले कुछ महीनों या फिर कुछ वर्ष तक चाणक्य इस पद पर कुशलतम रूप से कार्य करेंगे और अच्छे से इस कोष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब होगा क्या कि अभी तक चाणक्य को धनानंद ने नहीं देखा है, मतलब धनानंद और चाणक्य का आमना सामना नहीं हुआ। देखो, राजा राजा होता था, छोटे मोटे अधिकारियों से मिलने का उसे समय नहीं होता था। तो चाणक्य को जब आप देखेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये ऐसे ही जिज्ञासा बस धनानंद को कुछ सूझेगा कि इतने अच्छे से मेरे कोष को जो उपयोग कर रहा है, क्यों ना उससे मिला जाए। अपने कोष को खर्च करने के बारे में मुझे बड़ी वाह मिल रही थी। उसने सोचा चलो मिलते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति जो इतने कुशलतम तरह से हमारे कोष को प्रयोग कर रहा है। तो चाणक्य को दरबार में बुलाया जाता है, लेकिन चाणक्य थे कुरूपी ब्राह्मण, मतलब देखने में लुकिंग वाइज अच्छे नहीं लगते थे, बस इतना था इनका दोष। तो जैसे ही चाणक्य को देखता है आपका धनानंद भड़क जाता है कि इतना कुरूपी ब्राह्मण मेरे साम्राज्य में, वो भी मेरे महल के अंतर्गत, और मेरे कोष को कैसे खर्च कर सकता है। तो यहां पर कुछ अपमानजनक शब्द धनानंद चाणक्य के प्रति भरे दरबार में कह देता है। अब चाणक्य ठहरे कौन? चाणक्य ठहरे एक स्वाभिमानी व्यक्ति। स्वाभिमान को ठेस लगी, चोटियों को खोला, मतलब केस जो थे उसको चोटी बना देते ब्राह्मण, उसको खोला और चैलेंज दिया कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य को बर्बाद करके नए साम्राज्य की स्थापना नहीं कर दूंगा, तब तक अपने केसों को नहीं बांधूंगा। और चले जाते हैं महल से। जब महल से जा रहे होते हैं, रास्ते में इन्हें कुछ समय बाद एक बालक मिलता है। जो बालक क्या था, ये देखो, एक किसी बालक की खोज में थे। इन्हें एक बालक की प्राप्ति होती है। बालक क्या कर रहा था, एक ईंटों के बने हुए सिंहासन पर बैठा था। उसके मित्रजन जो थे, छोटे छोटे बालक, वो उसके पास आते, अपनी समस्या बताते। वह बालक बड़ी कुशलता तरीके से उन बालकों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। चाणक्य समझ चुके थे कि हाँ भैया, यही वह व्यक्ति है जो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है। तो देखो भैया, चंद्रगुप्त मौर्य बनने में चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके गुरु की। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितने भी पत्थर खदान से निकलते हैं, उन्हें घिसने के बाद ही, उनकी पॉलिशिंग करने के बाद ही उन्हें हीरा बनाया जाता है। समझे? तो अगर किसी को अच्छा गुरु मिल जाए तो हो सकता है क्या होगा, हो सकता है वह व्यक्ति भी चमकने लगे। बात आती है गाइडेंस की। ठीक है, क्या है, बात आती है गाइडेंस की। और दूसरी बात यह भी है कि व्यक्ति जो यहाँ पर चमकना चाह रहा है, उसके अंतर्गत वो लालसा भी होनी चाहिए। अब आप में ऐसे कई सारे लोग हैं, देखो बुरी लगनी बात वाली बात है, लेकिन सही बात यह भी है कि आप लोगों में कई लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर वालों के संसाधन बर्बाद कर रहे हैं।
यहाँ पर आते हैं आप लोग हाय हेलो करते हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन लोग अपने आप समझ जाएंगे हाय हेलो करने के लिए आते हैं। अगर हाय हेलो करनी है तो भैया क्यों कर रहे हो, कुछ ऐसा काम धंधा कर लो जिसमें मन लगता हो, वो है काम कर लो। जरूरी थोड़ी ना है कि यूपीएससी करो, जिंदगी थोड़ी ना है। और अगर कर रहे हैं तो सीरियसली कर लो, फिर ये हाय हेलो बंद कर दो। मतलब सुनील सर के कहने के बावजूद, मेरे कहने के बावजूद ढेरे रहते हो कमेंटों को, मतलब कमी ना हो जाए कहीं कमेंटों की। पढ़ने आए हो, पढ़ लो, नहीं तो बाद में जब ये समय निकल जाएगा ना और पिताजी बार बार पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो बड़ी टेंशन होती है, समझे। इसीलिए चुपचाप पढ़ लो। तो चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कर ली, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में ले गया, शिक्षा दी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, राजनैतिक भी और सशस्त्र शिक्षा भी प्रदान की। और फिर बाद में आप देखेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलके आसपास के क्षेत्रों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे और धीरे धीरे धनानंद को चुनौती देंगे और सत्ता परिवर्तित करके मगध के ऊपर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। यहां तक आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य आ चुका है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अब मगध साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बन चुका है। तो यहां पर आप देखेंगे ये मगध साम्राज्य था आपका, और मगध साम्राज्य आगे जाकर आपको इतने बड़े साम्राज्य के तौर पर मौर्य साम्राज्य विस्तृत होते हुए दिखाई देगा। मतलब दक्षिण का रीजन आप छोड़ दीजिए, दक्षिण के छोटे राज्य तमिल आपका जैसे मुख्यतः तमिलनाडु वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, और यहाँ पर कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दीजिए, लगभग पूरा हिंदुस्तान जिसमें अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र भी सम्मिलित थे, इतना बड़ा क्षेत्र आता था। कहा जाता है मुगलों से और अंग्रेजों से काफी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मौर्य साम्राज्य, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे। अब आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, इनकी गतिविधियों की, कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना मजबूत किया और किस प्रकार से इन्होंने ये सब चीजें यहां पर की। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दो बातें प्रचलित हैं। एक तो हमें इनके वंश के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक शूद्र जाति के थे। ठीक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी इनका नाम था मुरा। क्या नाम था इनका? मुरा इनका नाम था। और कहा जाता है जो मुरा थी ये एक शूद्र जाति की थी, इन्हीं से जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, लेकिन दूसरा एक मत और यहाँ पर इतिहासकारों का है, वह कहता है कि जो एक वंश, ये जो मुरा वंश है, जिस शूद्र का जो मुरा है चंद्रगुप्त मौर्य की मां, जिन शूद्र कहा जाता है, ये शूद्र नहीं थी बल्कि ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थी। और इनका निवास स्थान था नेपाल। ठीक, कहां पर इनका निवास स्थान था? नेपाल की तराई में गोरखपुर, वहां की ये निवासी थी, क्षत्रिय कुल की थी। इस प्रकार से पता चलता है कि मौर्य वंश या फिर चंद्रगुप्त एक बड़े या फिर क्षत्रिय वंश से संबंधित था। ठीक है, दो कहानियां यहाँ पर चलती हैं। अब बात आते हैं यहाँ पर कि जो संस्थापक है मौर्य वंश का यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में आरंभिक जानकारी हमें कैसे पता चलती है। इतने जो तथ्य हम आपको देंगे अभी आगे जाकर, कैसे साम्राज्य स्थापित किया, कितनी बड़ी सेना थी, कहां कहां नियंत्रण किए, ये सब हम किन आधारों पर कहते हैं। तो देखो अब हम के जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत है उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा होगा, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस। फिर आप देखेंगे अर्थशास्त्र जिसकी रचना खुद चाणक्य ने की है, मेगास्थनीज की इंडिका। फिर यहाँ पर दो इतिहासकार और आपको देखा मिलेगा, डिमार्कस जो आपका बिंदुसार के शासनकाल में आया, और डायोनिसियस जो अशोक के शासनकाल में आया। इतने सारे इतिहासकार और साथ में कुछ अन्य इतिहासकार, इनके तथ्यों के आधार पर, इनकी रचनाओं के आधार पर हम पता करते हैं कि कैसे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने साम्राज्य की स्थापना की। चलो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत और भी है, जस्टिन। जस्टिन कौन है? एक यूनानी लेखक है, और जस्टिन के द्वारा ही हमें जानकारी प्रदान की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, कितनी सेना लेकर? 6 लाख की सेना लेकर समस्त हिंदुस्तान या हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को रौंद डाला और इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार की चर्चा हमें किससे मिलती है? हमें मिलती है यहाँ पर जस्टिन के लेखों से। ठीक है, अब देखो पश्चिमोत्तर भारत यानी कि आपका कौन सा, ये वाला क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसको सेल्यूकस से मुक्त कराया
और सेल्यूकस की पुत्री से विवाह करेगा, जिससे इसका साम्राज्य और आगे विस्तृत हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ में आप देखेंगे सेल्यूकस दहेज स्वरूप। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था आपका सिकंदर का दूत। जब सिकंदर वापस गया तो सेल्यूकस निकेटस को यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करके अपना एजेंट के तौर पर नियुक्त कर गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित करेंगे और इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। ठीक है, इसी वैवाहिक संबंध के उपलक्ष्य में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम तक क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर सेल्यूकस निकेटस को क्या करेगा? 500 हाथी उपहार स्वरूप देगा। उस समय हाथी बहुत बड़ी बात होती थी, बात अभी भी होती है। हम आप जैसे लोग उसे नहीं पाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर पश्चिम तक साम्राज्य स्थापित हो जाएगा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो देखो भैया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के भाग, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पूरा क्षेत्र कहां पर था? ये सारा क्षेत्र आता था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। तमिलनाडु का क्षेत्र छोड़ दीजिए, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप, ये लगभग पूरा कहां पर था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक, तो कहा जाता है साम्राज्य का संगठन कैसे किया गया, इसकी बात करें तो मेगास्थनीज नाम का एक इतिहासकार है। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है इंडिका। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है इंडिका। नोट कर लो, किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, नोट भी करते रहो। साथ में हम देखते हैं कौटिल्य की एक किताब है अर्थशास्त्र, और मैंने अभी बताया था आपको जस्टिन जो यूनानी लेखक है उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी जानकारी प्रदान की है, और भी कई सारे लेखक आते रहे हैं। तो इन सब के लेखों के कारण ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इंडिका से मौर्य काल के जो देखो इंडिका की ये किताब है ना, इससे हमें मौर्य काल की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे अर्थशास्त्र जो किताब है ये एक चरण में न लिख के अलग अलग चरणों में लिखी गई है, और कहा जाता है इसकी शुरुआत और इसके कुछ भाग तो कौटिल्य ने लिखा, लेकिन आगे वाले शासकों के द्वारा भी या फिर लेखकों द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया, इसलिए इसे हम अंतिम स्रोत नहीं कह सकते या फिर प्रामाणिक स्रोत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सी जानकारी ऐसी हैं जो हमें पता चलती है अर्थशास्त्र से भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है एक स्वेच्छाचारी शासक था। कैसा शासक था? स्वेच्छाचारी शासक था। अपने हाथ में समस्त अधिकार रखता था, राज्य के जितने भी अधिकार थे ये सभी अधिकारों को अपने हाथों में रखता था। ठीक, इसी के तहत आप देखेंगे अर्थशास्त्र जो किताब है जिसकी रचना चाणक्य ने की है, उसने भी अपनी किताब में लिखा है कि प्रजा के सुख से ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख से ही राजा का दुख है। ये बात हमें कहां से पता चलती है? ये बात पता चलती है हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी शासक था, सारे अधिकार अपने हाथों में रखता था। मेगास्थनीज बताता है कि राजा की सहायता के लिए यहाँ पर एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? यहाँ पर हम आते हैं बोर्ड पर, है ना, बहुत देर हो गई बोर्ड नहीं लेकर देखा, बेचैनी हो रही होगी आप लोगों को, तो आ जाओ आ जाओ बच्चों, बेचैनी मत करो। तो यहां पर आप देखेंगे मेगास्थनीज हमें जानकारी देता है कि राजा की सहायता के लिए यहां पर एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? यहां पर एक मंत्री परिषद थी राजा की सहायता के लिए। ठीक, और जो समस्त राज्य था इन्हें प्रांतों में विभाजित किया गया था। मंत्री परिषद पर ही आएंगे। जो समस्त राज्य था इसका, राज्य को कई सारे प्रांतों में विभाजित किया गया था। क्या था? कई सारे प्रांतों में विभाजित किया था। जिसे हम आज देश कहते हैं उसे हम राज्य कह रहे हैं, और जिसे हम राज्य कहते हैं उसे हम प्रांत कह रहे हैं, क्योंकि इतिहास की भाषा यही थी। और प्रांतों का शासक जो होता था, देखो एक तो है आपका कौन? एक तो है आपका राजा जो पूरे देश के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होता है? एक प्रधानमंत्री होते हैं, और हर राज्य में आपको एक गवर्नर दिखाई देंगे।
उसी प्रकार से जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आप देखें कहां पर, ये आपको देखेंगे पाटलिपुत्र में। और जो अन्य प्रांत हैं, अन्य राज्य हैं उसके, उनमें आप इनके राजकुमारों को शासन करते हुए दिखाई देंगे। मतलब केंद्रीकृत शासन है, लेकिन हर जगह तो राजा पहुंच नहीं सकता। इतना बड़ा साम्राज्य, बताइए, इतना बड़ा साम्राज्य है इनका। अब पाटलिपुत्र यहां पर है, तो क्या चाहते हैं आपके हर जगह जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य भागता घूमे, नहीं घूम पाएगा। यहाँ पर अलग प्रांत, 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 तो इतने प्रांतों का शासन कैसे चलाया जाए। इसलिए अपने राजकुमारों को हर जगह छोटे छोटे शासकों के तौर पर इसने अपॉइंट किया। ठीक है, क्या किया, अपने शासकों को अपॉइंट किया। तो देखो, प्रांतों का, राज्यों का विभाजन प्रांतों में किया गया, और प्रांतों का देखभाल करने के लिए यहां पर राजकुमारों को नियुक्त किया गया। क्या किया गया, राजकुमारों को यहां पर नियुक्त किया गया। ठीक, यानी कि प्रांतों के प्रमुख कौन होते थे, राजकुमार होते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब आप देखेंगे मौर्य काल के हमें कुछ महत्वपूर्ण नगरों की जानकारी मिलती है। क्या है, मौर्य काल के प्रमुख नगरों की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से नगर होंगे, तो आप देखेंगे यहां पर पाटलिपुत्र, कौन सा होगा आपका, पहला होगा पाटलिपुत्र। फिर आप देखेंगे कौशांबी, कौन सा, पाटलिपुत्र, कौशांबी। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे उज्जैनी, या फिर उज्जैन जिसे बोला जाता है, उज्जैनी। और यहां पर आप देखेंगे तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला यहां पर आप देखेंगे। ये मुख्यतः ऐसे नगर थे जो महानगर कह सकते हैं हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम बात करते हैं प्रशासन की, काय की बात करेंगे, अब हम यहां पर बात करेंगे प्रशासन की। ठीक है, प्रशासन के अंतर्गत किस प्रकार से इनका प्रशासन चलता था, कैसे कैसे इन्हें करों की प्राप्ति होती थी, किस प्रकार से ये अपनी संपत्तियों को अर्जित करते थे, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो मौर्य काल के नगरों की बात की, अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। देखो, पाटलिपुत्र एक प्रकार से इनका क्या था, राजधानी भी थी। ठीक है, अब पाटलिपुत्र के प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका प्रशासन चलाने के लिए समितियां होती थी। क्या थी, प्रशासन चलाने के लिए समितियां होती थी, और मुख्यतः हमें 6 समितियों की जानकारी मिलती है। समितियों द्वारा, लिखते जाना साथ साथ में, समितियों द्वारा यहां पर क्या था, यहां पर साम्राज्य को चलाया जाता था, सल्तनत चलाई जाती थी, या शहरों का संचालन चलाया जाता था, तो समितियों द्वारा। और मुख्यतः हमें ऐसी 6 समितियां मिलती हैं। क्या है, मुख्यतः हमें 6 समितियों की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाया जाता है, यानी राजधानी का प्रशासन चलाया जाता है। और ये जो 6 समितियां हैं, प्रत्येक में आपको 5-5 सदस्य देखने को मिलेंगे। कितने कितने, 5-5 सदस्य प्रत्येक समिति में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे 5 इंटू 6 कितने होंगे, 30 सदस्यों द्वारा पूरे साम्राज्य का प्रशासन चलाया जाता था। यानी 30 सदस्यों द्वारा पूरी राजधानी का प्रशासन चलाया जाता था। ठीक, ये समितियां थी, इनके कार्य क्या थे, इनके कार्य थे राजधानी के अंतर्गत साफ सफाई, राजधानी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था, जो विदेशियों आ रहे हैं उनकी रक्षा करना, ये सारे कार्य इन्हीं समितियों के माध्यम से कराए जाते थे। ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो तो बताओ आगे बढ़े। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रखना। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विशेषता। तो इतने बड़े साम्राज्य पर अगर आप शासन करना चाहते हैं, कुशलतम प्रयोग करना चाहते, कुशलतम रूप से शासन करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है आपके पास एक बेहतरीन सेना हो। क्या हो, आपके पास एक बेहतरीन सेना हो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, बेहतरीन सेना होनी चाहिए आपके पास। और प्लिनी एक यूनानी लेखक है, प्लिनी के लेखों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी बड़ी थी। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की बात करते हैं, तो पैदल सैनिक इसमें कितने थे, 6 लाख इसमें पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, घुड़सवार 30,000 थे,
हाथियों की संख्या देखें तो 9000 हाथी थे। हाथी कितने थे? 9000 हाथी थे। ठीक है, इतनी बड़ी सेना यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की होती थी। एक प्रकार से इसमें हमें कई प्रकार की अतिशयोक्तियां देखने को मिलती हैं, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर आप बताइए 6 लाख अगर यहाँ पर सेना है, 30,000 हाथी हैं, 9,000 यहाँ पर, सॉरी 9,000 हाथी है, 30,000 यहाँ पर घुड़सवार हैं। अगर हम मोटा मोटे यहाँ पर टोटल 7 लाख भी सैनिक मान लेते हैं, तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी सेना उस समय के हिसाब से आपको लगता है जायज होगा? आज भारत की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है, तब हम कितनी सेना रखते हैं अपनी, अंदाजा लगाओ। ठीक है, उस समय आज से हजारों वर्ष पहले जब जनसंख्या ही कुछ करोड़ या कुछ लाख रही होगी, इतनी बड़ी सेना रखना क्या पॉसिबल था? इतने संसाधन थे आपके पास? ये सारी चीजें यहाँ पर हमें सामने उभर के आती हैं, लेकिन इतिहास में हमें यही कहा गया है, तो ज्यादा कुछ इसमें हम नहीं मान सकते, चुपचाप इसी तथ्य को हम मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो सेना है, इतनी बड़ी सेना का रख रखाव करने के लिए आपको 30 अधिकारी दिखाई देंगे। दो 30 अधिकारी थे, कौन? जो पाटलिपुत्र की देखभाल कर रहे थे। इसी प्रकार से आपको 30 और अन्य अधिकारी देखने को मिलते हैं। ये अधिकारी भी 6-6 के समूह में बटे हुए थे, यानी कि 5 समितियां हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती। तो ये जो अधिकारी थे 5-5 के समूह में थे, इस हिसाब से हमें 6 समितियां यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, जो क्या करती थी? सेना का रखरखाव करती थी। सेना किस अभियान पर जाएगी, कब लौट के आएगी, रखरखाव, सैलरी, कहां से इन्हें संसाधन दिए जाएंगे, ये सब सेना करती थी। जो 5-5 लोगों की 6 समितियां थी, ये करती थी। ठीक है, अब यहां पर आप एक बात समझिए, यहां पर आप देखेंगे, अगर इतनी बड़ी सेना किसी के पास है, तो उसके पास जो आर्थिक संसाधन है, ये भी बड़ी मात्रा में मौजूद होंगे। इतनी बड़ी सेना आप मजाक में तो नहीं रख नहीं सकते। इतनी बड़ी सेना रखने के लिए संसाधन भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और ये संसाधन कहां से आते थे? राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, फसल उत्पादन अच्छा होता था, जिसके आधार पर राज्य को अतिरिक्त कर मिलते थे, कई प्रकार के और करों की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर इतना बड़ी सेना रखना ये लगभग संभव हुआ होगा। ठीक, अगर हम देखें तो यहां पर देखो, प्रति जमीन को भी तोड़ फोड़ कर क्या किया गया? कृषि योग्य बनाया गया। क्या किया गया? जो यहां पर मजदूर होते थे, जो यहां पर गुलाम होते थे, दास होते थे, उनकी मदद से जो बंजर भूमि थी, जो परती भूमि थी, उसको भी तोड़ फोड़ के कृषि योग्य बनाया गया। और फिर यहां पर उत्पादन बढ़ाया गया, जिस आधार पर राजस्व बढ़ा और इतनी बड़ी सेना रखना संभव हो पाया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कर की अगर हम बात करते हैं, तो राज्य कर के रूप में चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर ग्रहण करता था, यानी कि चौथे भाग से लेकर कुल उत्पादन का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक यहां पर राजस्व के रूप में लिया करता था। ठीक, फिर अंतिम अवस्था में आप देखेंगे, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे? जैन धर्म अपना लेंगे, दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और वहीं पर अपन क्या करेंगे? समाधि लेंगे और अपने जीवन का अंत कर लेंगे। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी प्रकार से अब आगे जो शासक होने वाले हैं, ये होने वाले हैं बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। अब आप बोलेंगे सर, अभी तो हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। कौन थे? बिंदुसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, है ना? यही तो थे। बिंदुसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक ही तो थे। अजातशत्रु आए थे, फिर उदयन आए थे। तो भैया वो बिंदुसार नहीं थे, बिंबिसार थे। कौन थे? वो बिंबिसार थे। ठीक है, दोनों में अंतर होगा। वो बिंबिसार है, ये बिंदुसार है। ठीक, तो जब हम बिंदुसार की बात करेंगे, तो अब अगले मौर्य वंश के शासक होंगे, यानी कि ये पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन इनकी स्थिति हमें इतिहास में कुछ ऐसी दिखाई दे देती है, जैसी हुमायूं की। हुमायूं का जन्म क्यों हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था
अपने पिता की उपलब्धियों को देखने के लिए और नशे में रहने के लिए, गांजा फूकने के लिए और दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर के मर जाने के लिए। इतना उद्देश्य था हुमायूं का। ये हमें जो कथा कथित किताबें हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती, इसलिए कहता हूं जो स्टेशन के बगल पे बिकने वाली चटनी चूरन वाली किताबें आती हैं, सामान्य ज्ञान 10 रुपया, है ना, इतिहासकार बने 100 रुपए की किताब में, तो ऐसी किताबों से इतिहासकार नहीं बना जाता। इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आप इतिहासकार बनते हैं। अगर हम हुमायूं के जीवन की बात करें और मैं आपको हुमायूं से संबंधित सारे तथ्य बता दूं, ठीक है, और फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको मुगल वंश में किसी एक शासक के बारे में या फिर एक शासक के तहत रोल प्ले करना है हकीकत की दुनिया में जाकर, तो आप दो को ही चुनेंगे या फिर हो सकते हैं तीसरे को चुन लें। दो कौन होंगे? एक तो होगा आपका हुमायूं, एक होगा आपका अकबर और एक होगा आपका कौन? एक होंगे आपके औरंगजेब। हमें बस इन चीजों के बारे में सही से बताया नहीं जाता, जिसे आप एक बेहतरीन किताब मानते हैं, 100 या 110 रुपए की आती है, सभी सामान्य ज्ञान की चीजें होती हैं उसमें, आपको समझ गए होंगे किसके बारे में बोल रहा हूं मैं। उस किताब को जब आप देखेंगे उसमें केवल और केवल अगर हम इतिहास को उस पहलू पर देख के जाए तो उसमें हम पाते हैं कि हुमायूं के जीवन का लक्ष्य केवल इतना था, जिंदगी भर नशे में रहना और दीन परायण नाम की किताब की जो पुस्तकालय था उससे गिर के मर जाना। अब एक चीज बताओ, आपने कितने नशेड़ी और गजेड़ियों को पुस्तकालय में जाते हुए देखा है? कितने लोगों को आपने किताब के ऊपर चर्चा करते हुए देखा है? हाँ, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ड्रिंक वो भी करते होंगे लेकिन लिमिट में। तो हो सकता है जब वो दीन परायण नाम नगर में दीन उसमें बैठा है अपनी पुस्तकालय में, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक करता होगा, लेकिन इतिहास ने ऐसे प्रस्तुत कर दिया कि सबसे बड़ा नशेड़ी यही था और भारत की अर्थव्यवस्था उसी के द्वारा जो उपभोग की जा रही थी नशे की चीजें उसके ऊपर चल रही थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से बिंदुसार के जीवन का जो लक्ष्य हमें बताया गया है, ये केवल क्या था? विदेशी शासकों से क्या करना, यहाँ पर अंजीर मंगवाना, विदेशी वाइन को मंगवाना और क्या करना, और दार्शनिकों की मांग करना। इसके बाद भी इसका जीवन बहुत बड़ा रहा होगा, इस पर हम चर्चा कभी बात में करेंगे। बिंदुसार के बाद शासक बनेंगे अशोक। कौन बनेंगे बिंदुसार के बाद? बिंदुसार के बाद शासक बनेंगे अशोक। और अशोक के अगर हम शासन काल की बात करते हैं तो ये आप पाएंगे कितना होगा? 273 273 से लेकर 273 ईसा पूर्व से लेकर कितना होगा? 232 ईसा पूर्व तक। 232 ईसा पूर्व तक आप देखेंगे यहां पर कौन होंगे? यहां पर अशोक आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम अशोक की चर्चा करें तो भैया देखो, अशोक एक ऐसा शासक है जिसने एक नई पद्धति को जन्म दिया। क्या किया? अशोक ने एक नई पद्धति को जन्म दिया। नई पद्धति कौन थी? चर्चा करेंगे, चिंतित मत हो, सभी चीजों पर यहां पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार आरंभिक जीवन, ठीक, में और जो अशोक था ये परम क्रूर था। जो हमें यहां पर आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं बौद्ध धर्म संबंधित, इनमें कहा गया है अशोक अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था, मतलब क्रूरता की सारी हदें पार कर जाता था। इतिहास में इसके बारे में कहा गया है अशोक के बारे में कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य या फिर गद्दी को हथियाया था। क्या क्या था? अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य में अपनी सत्ता को प्राप्त किया, ये कहा जाता है अशोक के बारे में, ठीक। अब देखो यहां पर आप देखेंगे अशोक से संबंधित जो जानकारी है हमें, कि मुख्यतः इसके द्वारा लिखे गए अभिलेख और शिलालेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं? तो आज की तरह आप देखेंगे सरकार को कोई जानकारी आप तक पहुंचाई नहीं होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे न्यूज चैनल पर आते हैं
और कुछ ना कुछ ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिससे पूरी दुनिया आपको अगले दिन लाइन में खड़ी हुई दिखाई देती है, चाहे कोरोना का वैक्सीन हो, चाहे नोटबंदी हो। ठीक है, वो तो आते हैं बढ़िया आराम से क्या करते हैं, बढ़िया से कोई ना कोई बम फोड़ के चले जाते हैं। कभी-कभी तो शुरुआत में कुछ ऐसा लगता था कि शाम को थक हार के जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वर्तमान के, वो और प्रधानमंत्री जी बैठते होंगे, जो आपका प्रधानमंत्री का निवास स्थान है उसमें, बातें होती होंगी कि भैया बहुत दिन हो गए, कुछ ना कुछ हमने तगड़ा कांड नहीं किया, क्या करना है, चलो कांड करके आते हैं कोई ना कोई। तो क्या करें, तो चलो आज नोटबंदी करते हैं, तो चलो आज कुछ और करते हैं। जब कुछ नहीं मिलता होगा तो चलो पाकिस्तान के ऊपर गोले ही चला देते हैं, है ना? ऐसे कुछ इनके क्रियाकलाप रहते होंगे। तो दोस्ती यारी है बचपन की, जानते हैं जब 2 दोस्त मिलते हैं तो क्या-क्या करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। अब यहाँ पर आपको समझना है अशोक के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये अशोक से अभिलेखों और शिलालेखों से प्राप्त होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया वर्तमान में अगर सरकार को कोई बात हमारे तक पहुँचानी होती है तो कैसे पहुँचाते हैं? मीडिया के माध्यम से। ठीक, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उस समय ना तो मीडिया थी ना टेक्नोलॉजी थी। तो अशोक को जब अपनी कुछ विचार अपनी जनता तक, अपने अधिकारी वर्ग तक पहुंचाने होते थे, तो वह शिलाओं पर यानी पत्थरों के टुकड़ों के ऊपर और स्तंभों के ऊपर यानी खम्भों के ऊपर उकेरता था, मतलब उन पर लिखवाता था। आपने देखा है, पत्थरों को उकेर उकेर कर उस पर लिखा जाता था। तो ऐसे वो लिखवाने का कार्य करता था। और यही लेखन पद्धति को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या होगा, इन्हीं को अपने साम्राज्य के अलग-अलग भागों में रखवा देता था। क्या करता था? अपने साम्राज्य के अलग-अलग भागों में इन्हें रखवा देता था, जिससे लोग इनको पढ़ सकें और लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हो सके कि शासक क्या बात कहना चाहता है या क्या चीज के बारे में हमें बताना चाहता है। तो ये थे आपके अभिलेख और शिलालेख और स्तंभलेख। ठीक है, अब देखो अभिलेख के जो अशोक के जो अभिलेख थे ये 5 श्रेणियों में विभाजित थे। क्या था? 5 श्रेणियों में। सबसे पहले आते हैं आपके दीर्घ अभिलेख, लिख लो जल्दी। अशोक के जो अभिलेख थे, क्या थे? अशोक के जो अभिलेख थे ये 5 भागों में विभाजित थे। पहले आते हैं आपके दीर्घ शिलालेख। क्या आते हैं? दीर्घ शिलालेख। फिर आप देखेंगे यहां पर बीच में कौन सा आएगा? लघु शिलालेख। कौन सा होगा आपका? लघु शिलालेख। एक मिनट, फिर यहां पर आप देखेंगे लघु शिलालेख। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आएगा पृथक शिलालेख। क्या आएगा? पृथक शिलालेख आएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। इस प्रकार से हमें पता चलता है अशोक के बारे में क्या चीजें, अशोक के साक्ष्यों के बारे में कि अशोक ने किस प्रकार से अपने शासन संचालन किया हुआ था। तो ये 5 प्रकार के अभिलेखों की प्राप्ति हमें अशोक के किससे मिलती है? अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर प्रथम लघु शिलालेख है, इसमें हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक के नाम का अशोक ही नाम मिलता है। बाकी के जो अभिलेख और शिलालेख होंगे इसमें अशोक ने अपने नाम की जगह देवा नाम पी है। क्या? देवा नाम पी है। देवा नाम पी है का प्रयोग किया, यानी कि देवताओं का प्रिय है। क्या? देवताओं का प्रिय, इस नाम का उसने उल्लेख किया है अपने अन्य अभिलेखों में। ठीक, कौन कौन से अभिलेख कैसे कैसे कहां कहां प्राप्त किए गए इसकी चर्चा भी हम करेंगे साथ में। ठीक है, विचलित होने की जरूरत नहीं है, ना चिंतित होने की जरूरत है। अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक ने इन अभिलेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इसमें अशोक ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। और लिपि कौन सी होगी? लिपि की अगर हम बात करते हैं तो ब्राही लिपि होगी। लिपि कौन सी होगी? ब्राही लिपि होगी। ठीक है, कौन सी लिपि? ब्राही लिपि हमें यहां पर देखने को मिलती है। और अन्य जो अभिलेख हैं अशोक के, उनसे हमें खरोष्टी और अरामाइक लिपि का भी उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? खरोष्टी और अरामाइक लिपि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
ठीक, समझ गए? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बात करते हैं। अशोक ने अपने जीवन काल में एक युद्ध किया, मतलब जीवन काल में नहीं, शासक बनने के बाद। अब इसमें कहा जाता है अशोक ने शासक बनने के बाद केवल एक साम्राज्य स्थापित किया था, मतलब एक क्षेत्र को जीता था, वो था कलिंग का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वह था आपका कलिंग का क्षेत्र। तो कलिंग विजय अशोक के द्वारा की गई थी। 1 मिनट, यहां पर क्या हुआ? अशोक के द्वारा कलिंग विजय की गई थी शासक बनने के बाद। यही एकमात्र विजय अशोक ने की थी। ठीक, अगर हम अशोक की नीति की बात करते हैं तो आदेश अशोक की जो नीति, पहले कलिंग पर जाने के पहले अशोक की नीतियां देख लेते हैं, है ना। अशोक की जो नीति थी वह गृह, विदेश व गृह दोनों में आपको देखने को मिली। ठीक, बौद्ध धर्म में इसे क्या है? आदर्श बताया गया है। क्या है? बौद्ध धर्म में इसे आदर्श बताया गया है। अब देखो, राजगद्दी पर बैठ गया है अशोक। अशोक एक युद्ध करेगा और यह था आपका कलिंग का युद्ध। इसी युद्ध में इतनी, मतलब नृशंस हत्याएं देखेगा जिससे अशोक का पूरा जीवन काल ही परिवर्तित हो जाएगा। कहा जाता है अशोक या फिर कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या हुई या फिर मारे गए, और यहां पर आप देखेंगे 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया? 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। अगर अशोक के बारे में यह मिथ सही है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, तो आपको लगता है जो अपने सगे 99 भाइयों की हत्या करेगा, इतने लोगों की हत्या देखने के बाद भी उसका हृदय परिवर्तन होगा? बिल्कुल यह संभव नहीं है। ठीक, और अगर यहां पर हम देखते हैं तो देखो यहां पर क्या है, इतने लोगों की, अगर वह तथ्य गलत है तो हम मान सकते हैं कि इतनी हत्याएं देखने के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन है अवश्य हो गया होगा, है ना। तो अशोक ने क्या किया? युद्ध की नीति को त्याग दिया। अशोक ने क्या किया? युद्ध की नीति को त्याग दिया। और मैं अगर आपको मैप दिखाऊं तो मैप देख के आप भी कहेंगे कि अगर अशोक युद्ध की नीति को चालू भी रखता तो जाता कहां? इतना बड़ा क्षेत्र साम्राज्य, सब के यहाँ पर पूरा आपका हिमालय है, यहाँ आपका पूरा समुद्र है, इतनी आगे आप जा नहीं सकते, यहाँ पर और साम्राज्य स्थापित हैं, फिर शासन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहां जाएंगे आप शासन करने के लिए? किस पर युद्ध करेंगे? पूरा तो आपने जीत लिया, है ना, पूरा तो आपने जीत लिया। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हम पाते हैं, तो देखो क्या होगा, यहां पर 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब इतना भारी नरसंहार देखने के बाद अशोक ने अपनी नीति को बदल दिया। अब जो अशोक ने नीति बताई, अब नीति अपनाई, ये क्या थी? भौतिक विजय। अब क्या करेगा? भौतिक विजय नहीं करेगा, मतलब किसी साम्राज्य को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कब्जा करेगा, यानी कि अब भौतिक विजय पर नहीं जाएगा, इसकी जगह सांस्कृतिक विजय करेगा। क्या करेगा? भौतिक विजय की जगह अब सांस्कृतिक विजय पर निकलेगा। समझ गए? भौतिक विजय, भौतिक विजय मतलब किसी क्षेत्र पर हमला न करके उसे सांस्कृतिक तौर पर मेल जोल की नीति से, लोगों कल्याण की नीति से उनको जीतने का प्रयत्न करे। ठीक, तो अब ये नीति अपनाएगा अशोक अपने जीवन काल में। ठीक है, तो ये नीति कौन अपनाएगा? अशोक अपनाएगा। अब देखो, अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अशोक ने क्या कहा, इसी नीति को हम कहते हैं भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाना। क्या करना? भेरी घोष को छोड़कर, भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाना। ठीक, ये प्राकृतिक भाषा के शब्द हैं। प्राकृतिक भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाना। भौतिक राजनीति को छोड़कर, भौतिक विजय को छोड़कर क्या करना है? यहां पर धर्म की विजय करना। इस पर निकलेगा अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा को आदेश दिए, क्या आदेश दिए? कि वे राजा को पिता तुल्य समझें। अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा वो राजा को पिता तुल्य समझें, पिता के तौर पर देखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे आप अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसी प्रकार
अशोक ने न सिर्फ अपने साम्राज्य के अंतर्गत बल्कि अपने पड़ोसियों के जो शासक थे उनके साम्राज्य के अंतर्गत भी जन कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए, जैसे कि यहाँ पर जानवरों के लिए प्याऊ बनाना, लोगों के लिए वृक्षारोपण करवाना, उनके लिए यहाँ पर कई सारे प्रकार की और अन्य सुविधाएं बनाना, कई प्रकार की यहाँ पर जन कल्याण के कार्य करते हुए आपको अशोक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे कार्य कौन करेगा? अशोक करेगा। और अपने साम्राज्य के बारे में उसने क्या कहा था? जनता को बोला था कि उसे पिता तुल्य समझे। इतना क्लियर था। अब जब इतना क्लियर था तो अब यहाँ पर देखो, ये हमें बताता है कि अशोक के हृदय में कितने परिवर्तन इस समय हुए थे, यानी कि इस युद्ध के बाद हुए थे। लेकिन एक अन्य इतिहासकारों का वर्ग है जो हमें बताता है कि क्या अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूर्ण रूपेण बदल गया था? ये एक प्रश्न भी उत्पन्न होता है। ये प्रश्न उत्पन्न कैसे होता है? तो एक बात बताओ आप मुझे, अशोक ने शांति के लिए शांति की नीति अपनाई थी। ठीक है, अशोक की जो नीति थी ये थी शांति के लिए शांति की नीति, यानी कि अगर आप शांत हैं तभी अशोक शांत रहेगा। ऐसा कैसे? तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो आसपास के शासक थे, जो समय समय पर अशोक के राज्य के आसपास की सीमाओं में यहाँ पर क्या छुटपुट हरकतें करते थे, तो उनके लिए और अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो डकैत और डाकू थे उनको अशोक ने सलाह दी थी कि इन हाथों ने तलवार रखी है, चलाना नहीं भूले। मतलब अगर आप लोग अति करेंगे तो क्या होगा? अशोक भी रिटेलिएट करेगा और फिर आपको क्या करेगा? आपको यहां पर ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अशोक ने किया। तो इससे पता चलता है कि अशोक ने अस्थायी तौर पर ही यहां पर अहिंसा की नीति को अपनाया था, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर पता चलता है कि अशोक ने जब कलिंग के ऊपर विजय स्थापित की, इतना नरसंहार देखा, तब भी उसने कलिंग से 1.5 लाख बंदियों को नहीं छोड़ा और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेके आया, जहां पर उनसे तरह तरह के पराश्रमिक कार्य करवाए गए। अगर एक्चुअल में और हकीकत में अशोक के हृदय परिवर्तन हुआ था तो कलिंग के ऊपर अंतिम रूप से शासन स्थापित नहीं करता, स्वतंत्र रहने देता उसको, और वहां से जो 1.5 लाख बंदी पकड़े गए थे उन्हें मुक्त कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर तीसरा पॉइंट कहा जाता है कि अशोक ने इतनी बड़ी सेना का निर्माण किया और इसे लगातार बनाए रखा, मतलब अपने साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान उसको मूवमेंट कराते रहा, जिससे कोई ऐसी स्थिति बनती है युद्ध करना पड़े तो युद्ध किया जा सके। उसने अपनी सेना में कभी भी कोई भी कटौती नहीं की। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म के आड़ में कहीं एक अलग नीति सोच चल रहा था और हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार रहता था। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो, अब अशोक ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत एक अधिकारी की नियुक्ति की। किसकी? अधिकारी की, जिसे राजुक कहा जाता है। क्या है? इसे राजुक कहा जाता है। ये जो अधिकारी है इसे हम राजुक के नाम से जानते हैं। ये अधिकारी का काम क्या था? इस अधिकारी का काम था राज्य के अंतर्गत दंड और पुरस्कार देना। अब दंड और पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं? तो अगर कोई अच्छे काम कर रहा है उसे पुरस्कार दो, कोई गलत काम कर रहा है उसे दंड दो। ये काम थे राजुक के। ठीक है, तो इतिहास में अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि मौर्य साम्राज्य के अंदर राजुक कौन था, तो ये दंड और पुरस्कृत करने वाला अधिकारी था। ठीक, अब देखो, अब यहां तक अब क्लियर है। अब अगर यहां तक क्लियर है तो आप एक बात बताओ मुझे, आगे जाकर हमें एक पॉइंट और समझना चाहिए, आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। अशोक की जो आंतरिक नीति थी और जो बौद्ध धर्म था उनमें कितनी समानताएं थी, ये चीज को हम समझते हैं। हो सकता है एग्जाम पूछ ले, आपने मेन से पूछ ले, है ना। तो कलिंग के बाद अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या कर लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को अपार धन दान दिए। क्या किया? अपार धन दान दिए, बड़ी मात्रा में इन्हें दान प्रदान किए। और यहां पर आप देखेंगे कई सारे बौद्ध स्थलों का भ्रमण भी किया, दर्शन स्वरूप उसने कई सारे बौद्ध स्थलों को विजिट भी करेगा। अब एक चीज बताओ मुझे, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मैं कि अशोक कौन? अशोक यहां पर क्या कर रहा है? अशोक यहां पर अपने जीवन काल में तीसरी बौद्ध संगति को भी करवाएगा। क्या करवाएगा? तीसरी बौद्ध संगति को भी यहां पर करवाएगा।
ठीक। धर्म से संबंधित प्रचार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को भेजेगा, जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा जो उसके पुत्र पुत्री थे श्रीलंका भेजा, और भी बहुत भिक्षुओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में भेजेगा धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक अधिकारियों को आदेश देगा राजा के प्रतिनिधि के रूप के नाते, यानी कि जो अधिकारी हैं कौन होते हैं, राजा के प्रतिनिधि होते हैं, राजा के प्रतिनिधि होने के नाते प्रजा की देखभाल करें। क्या करें? प्रजा की देखभाल करें। यहां पर धम्म महामात्र, इसकी धम्म महामात्र की स्थापना करेगा। ये एक अधिकारी था। कौन था ये एक अधिकारी था। कौन था ये? धम्म महामात्र, इसकी नियुक्ति करेगा। इसका कार्य क्या था? विभिन्न वर्गों के बीच में धर्म के प्रचार करने के लिए क्या करना? विभिन्न वर्गों के बीच में धर्म का प्रचार किया जाए। ऊंच नीच जाति बाति छोड़कर सभी धर्मों में धर्म का प्रचार किया जाए, यानी कि धर्म का प्रचार किया जाए। प्राकृतिक भाषा में आप देखेंगे धर्म को धम्म कहा जाता है। क्या होता है? धर्म को धम्म कहा जाता है। ठीक। पशुओं के प्रति हर प्रकार की हिंसा को रोक दिया इसने। ठीक है। और राज्य के अंतर्गत ऐसी हर उत्साह और समारोह पर रोक लगा दी गई जिसमें गलत कृत्यों को किया जाता था। ठीक है। जितने भी धर्म और यहां पर जैसे बलि चढ़ाना, या फिर आप देखेंगे यहां पर जो वैश्यवृत्ति होती है, इन सब चीजों को अपने राज्य के अंतर्गत उसने प्रतिबंधित कर दिया। ठीक। इतनी सारी चीजें अशोक कर रहा है बौद्ध धर्म के लिए। उसके बाद भी कहा जाता है कि अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। क्या था? अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो देखो, अशोक के धर्म के जो लक्ष्य हैं वो क्या है? माता पिता की आज्ञा मानना, पहली चीज। दूसरी चीज, अशोक ने अगर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, भारी मात्रा में धन और दान दिए हैं, तो एक तरफ बौद्ध धर्म को भी दे रहा है, तो दूसरी तरफ जैन और ब्राह्मण धर्म को भी पोषित कर रहा है। इन धर्मों को भी लगातार बड़ी मात्रा में धन और दान दिए जाते रहेंगे। ठीक है। और देख लो, दासों और सेवकों के प्रति दया की भावना दिखाने की बात करता है कि दासों और सेवकों के प्रति हमें दया की भावना यहां पर दिखानी चाहिए। अशोक ने नारा दिया जियो और जीने दो का। किसने नारा दिया? अशोक ने नारा दिया जियो और जीने दो का। तो ये चीजें थी हमारी जिसमें हमने अशोक के बारे में जानकारी ली। मैंने भी आपको बताया कि अशोक ने बेशक बौद्ध धर्म अपना लिया हो, बेशक हिंसा की नीति छोड़ दी हो, लेकिन उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत सेना का विखंडन नहीं किया, सेना में किसी प्रकार की कमी नहीं की, और हमेशा एक ही बात कहता रहा कि इन हाथों ने तलवार छोड़ी है, चलाना नहीं भूले, जब पकड़ लेंगे तो चला भी सकते हैं। तो ऐसे विचार कुछ थे जिनको क्या किया गया, जिनको अशोक ने यहां पर लागू किया, यहां पर चलाया। ठीक। अब आगे जब हम आएंगे तो अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक है ये कौन सा है? ये मौर्य शासन का महत्व। इसमें हम और इस पहलू की चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली एनसीईआरटी में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।